हे गाइस, भुवन हियर। और आज हम जा रहे हैं 18वीं सदी में, जब चीजें बहुत तेजी से बदलने लगी थीं। यह वो समय था जब दुनिया एक बड़े बदलाव की कगार पर थी। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां कार नहीं, स्मार्टफोन नहीं और बिजली भी नहीं। लोग घोड़ों पर सफर करते थे और हर काम हाथों से किया जाता था। यह एक धीमी और शांत दुनिया थी जहां हर चीज में समय लगता था। जिंदगी सिंपल थी, सब कुछ हाथ से बनता था। कारीगर अपने हुनर से चीजें बनाते थे, चाहे वो कपड़े हों या फर्नीचर। हर चीज में एक व्यक्तिगत स्पर्श होता था और हर वस्तु में मेहनत और समय झलकता था। लेकिन फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसकी शुरुआत हुई ब्रिटेन में। यह एक ऐसा समय था जब नई नई मशीनें और तकनीकें विकसित हो रही थीं और इनोवेशन की एक लहर पूरी दुनिया में फैल रही थी। यह एक इनोवेशन की लहर की तरह था जो पूरी दुनिया में फैल गया और हमारे जीने और काम करने के तरीके को ही बदल दिया। स्पिनिंग जेनी और स्टीम इंजन जैसी मशीनों ने उत्पादन के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। यह रेवोल्यूशन सिर्फ नई नई इन्वेंशंस के बारे में नहीं था, यह एक नए जमाने की शुरुआत थी। यह एक ऐसा समय था जब इंसान और मशीनें एक साथ काम करने लगे थे और इससे उत्पादन की गति और मात्रा दोनों में वृद्धि हुई। मशीन्स ने अब इंसानों का काम करना शुरू कर दिया, जिससे मास प्रोडक्शन होने लगा। फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा और इससे चीजें सस्ती और आसानी से उपलब्ध होने लगी। पहले जो चीजें एक एक करके बनती थीं, अब वो फैक्ट्रीज में बनने लगी। इससे न केवल उत्पादन की गति बढ़ी, बल्कि लोगों के जीवन में भी बड़ा बदलाव आया। अब हर कोई उन चीजों का उपयोग कर सकता था जो पहले केवल अमीरों के लिए ही उपलब्ध थीं। इस नए युग ने तरक्की और चुनौतियां दोनों लाईं, जैसा कि हम जल्द ही जानेंगे। औद्योगिक शहरों का विकास हुआ, लेकिन इसके साथ ही प्रदूषण और भीड़भाड़ जैसी समस्याएं भी आईं। यह एक ऐसा समय था जब तरक्की की कीमत चुकानी पड़ रही थी। क्या आप तैयार हैं और जानने के लिए? इस यात्रा में हम देखेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हमारी दुनिया को बदल दिया और इसके क्या-क्या प्रभाव हुए। तो चलिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की दिलचस्प दुनिया में डुबकी लगाते हैं। लेट्स गो। यह एक रोमांचक यात्रा होगी जहां हम जानेंगे कि कैसे मशीनों ने हमारी दुनिया को बदल दिया और हमें एक नई दिशा दी। फैक्ट्रीज के आने से पहले एक सिस्टम था जिसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता था। यह एक ऐसा दौर था जब उत्पादन और व्यापार के तरीके बदल रहे थे, लेकिन फैक्ट्रीज का आगमन अभी बाकी था। इसे मेन इवेंट से पहले का वार्म अप समझो। यह एक ऐसा समय था जब लोग नए नए तरीकों से उत्पादन करने की कोशिश कर रहे थे और व्यापारियों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान व्यापारियों का बहुत बड़ा रोल था। वे न केवल व्यापार करते थे, बल्कि उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल भी उपलब्ध कराते थे। वो गांवों में किसानों को कच्चा माल देते थे और फिर बनी हुई चीजें बाजारों में बेचते थे। इस प्रक्रिया ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा दी। इस सिस्टम ने प्रोडक्शन और व्यापार को बढ़ाने में मदद की, लेकिन इसकी अपनी कुछ सीमाएं भी थीं। उत्पादन की मात्रा सीमित थी और गुणवत्ता में भी एक रूपता नहीं थी। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता गया, कस्बे और शहर भी बढ़ने लगे। लोग बेहतर जीवन की तलाश में गांवों से शहरों की ओर रुख करने लगे। लंदन, जो व्यापार का एक बड़ा केंद्र था, उसकी आबादी में भारी बढ़ोतरी हुई। यह शहर तेजी से बदल रहा था और नए अवसरों के साथ साथ नई चुनौतियां भी सामने आ रही थीं। इस बढ़ोतरी ने नए मौके और चुनौतियां दोनों पैदा की। लोगों को नए रोजगार के अवसर मिले, लेकिन साथ ही साथ भीड़-भाड़ और संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं भी उभरने लगी। चीजों की मांग तो बढ़ ही, लेकिन उन्हें बनाने के लिए और भी बेहतर तरीकों की जरूरत भी बरछ गई। लोग नए नए आविष्कार और तकनीकों की खोज में जुट गए। एक रेवोल्यूशन के लिए स्टेज तैयार हो चुका था और अब देर नहीं लगनी थी जब फैक्ट्रीज सब पर भारी पड़ने वाली थीं। यह एक ऐसा समय था जब दुनिया एक नए युग में प्रवेश करने वाली थी। स्टे ट्यून्ड। और फिर आया गेम चेंजर, फैक्ट्रीज। ये विशाल इमारतें जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं,
औद्योगिक क्रांति का प्रतीक बन गई। इन फैक्ट्रियों में ऐसी मशीनें थीं जो पहले कभी न देखे गए पैमाने पर सामान का उत्पादन कर सकती थीं। ये मशीनें न केवल उत्पादन की गति को बढ़ा रही थीं, बल्कि उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार कर रही थीं। जेम्स वॉट द्वारा स्टीम इंजन का आविष्कार एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति को एक नई दिशा दी। स्टीम इंजन ने इन मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा का एक विश्वसनीय और शक्तिशाली स्रोत प्रदान किया। यह ऊर्जा स्रोत इतना प्रभावी था कि इसने उत्पादन की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया। कपड़ा उद्योग इस नई तकनीक को अपनाने वाले पहले लोगों में से था। इस उद्योग ने स्टीम इंजन की शक्ति का उपयोग करके उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया। भाप से चलने वाली कताई और बुनाई की मशीनें अविश्वसनीय गति से कपड़ा बना सकती थीं। इन मशीनों ने उत्पादन की गति को इतना बढ़ा दिया कि कपड़ा उद्योग में क्रांति आ गई। इससे कपास और ऊन जैसे कच्चे माल की मांग बढ़ी। इन कच्चे माल की मांग ने कृषि और पशुपालन उद्योगों को भी प्रभावित किया। इस मांग को पूरा करने के लिए कोयला और लोहे से जुड़े उद्योगों में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। कोयला खनन और लोहे की धातुकर्म प्रक्रियाओं में भी तेजी आई। भाप इंजनों को चलाने के लिए कोयले की जरूरत थी, जबकि लोहे का इस्तेमाल मशीनों और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाता था। कोयला और लोहे की मांग ने इन उद्योगों को भी तेजी से बढ़ने में मदद की। कारखानों के उदय ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इसने न केवल उत्पादन की प्रक्रिया को बदल दिया, बल्कि समाज के हर पहलू को भी प्रभावित किया। यह एक नए युग की शुरुआत थी, जिसे बड़े पैमाने पर उत्पादन, तकनीकी प्रगति और बदलते सामाजिक क्रम द्वारा परिभाषित किया गया था। इस नए युग ने न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, बल्कि समाज में भी गहरे परिवर्तन लाए। सेक्शन 4, प्रगति के अलग अलग रास्ते। अब आप सोच रहे होंगे कि हर देश एक ही समय पर औद्योगिक बैंडवागन पर कूद गया, है ना? गलत। औद्योगिकरण की गति एक देश से दूसरे देश में बहुत भिन्न थी। जबकि ब्रिटेन ने अगुवाई की, फ्रांस और जर्मनी जैसे अन्य राष्ट्र अपनी गति से आगे बढ़े। यहां तक कि इन देशों के भीतर भी औद्योगिकरण की कहानी एक समान नहीं थी। कुछ क्षेत्रों ने कारखाना प्रणाली को पूरे दिल से अपनाया, जबकि अन्य रुचनाएं रबोचे सीला और छोटे पैमाने के उद्योगों पर निर्भर रहे। गति और दृष्टिकोण में इस अंतर के कारण दुनिया भर में अद्वितीय औद्योगिक परिदृश्य तैयार हुए। यह देखना आकर्षक है कि कैसे विभिन्न संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं ने औद्योगिक क्रांति की चुनौतियों और अवसरों को अनुकूलित किया। सेक्शन 5, भारत पहुंचा औद्योगिकरण। अब आइए अपना ध्यान भारत पर केंद्रित करें। अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत अपने समृद्ध कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता था। भारतीय कपास को दुनिया भर में बहुत पसंद किया जाता था। कुशल बुनकरों ने उत्तम कपड़े बनाए जिनकी बहुत मांग थी। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन और बाद में ब्रिटिश शासन की स्थापना ने महत्वपूर्ण बदलाव लाए। ब्रिटिश नीतियों ने अक्सर घर वापस अपने उद्योगों का पक्ष लिया, जिससे भारत के पारंपरिक कपड़ा उत्पादन में गिरावट आई। चुनौतियों के बावजूद भारतीय उद्यमियों की एक नई नस्ल उभरी। वे औद्योगिकरण द्वारा प्रस्तुत अवसरों को अपनाने के लिए तैयार थे। भारत के आर्थिक इतिहास में एक नए अध्याय का मंच तैयार कर रहे थे। सेक्शन 6, भारत में फैक्ट्रीज। सदी के मोड़ के साथ भारत के विभिन्न हिस्सों में कारखाने उगने लगे। ये कारखाने केवल वस्त्रों तक ही सीमित नहीं थे। इनमें जूट उत्पादन और कोयला खनन जैसे उद्योग भी शामिल थे। इन कारखानों की स्थापना में भारतीय उद्यमियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्हें अक्सर अपने ब्रिटिश समकक्षों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। हालांकि भारत में कारखाने स्थापित करने की अपनी चुनौतियां थीं। पूंजी तक पहुंच सीमित थी और बुनियादी ढांचा उतना विकसित नहीं था जितना ब्रिटेन में था। इन बाधाओं के बावजूद भारतीय उद्योगपतियों ने भारत के औद्योगिक विकास की नींव रखते हुए दृढ़ता बरती। भारत में औद्योगिकरण की यात्रा अभी शुरू ही हुई थी।
और आने वाले वर्षों में यह प्रगति और संघर्ष दोनों से चिह्नित होगी।